Good morning to all. हेलो। अनिकेत सर ज्वाइन करेगा?
स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और लोग तो आएगा नहीं लग रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट देखो, दिस टाइप ऑफ कोन, ठीक है, दिस इज अ स्लम कोन, इसी शेप का होता है, ठीक है। हम इसका इमेज तुम लोग को वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक है निकेत? यस सर। उस वीडियो में क्या होगा कि तुम लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि ये क्या है। पूरा ये जो भी तुम्हारा इक्विपमेंट्स है सिविल में जो लैब में यूज होता है, ऐसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं, बट तुम लोग को वीडियो में दिखा देंगे 2 क्लास में। तो I already discussed about a slump test. Okay, this is find our capability of concrete. So types of construction slump. How much slump used in which type of construction? Okay, this is a very important. This is the slump in mm. Okay, slump value. And which type of construction? किस type का construction जो करते हैं उसमें कितना slump होना चाहिए? This is the very important. तो फर्स्ट वन इज द कंक्रीट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए योर स्लम्प इज 20 to 40 mm स्लम्प होना चाहिए। ओके, दिस इज द स्लम्प वैल्यू इन mm फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। दिस कंक्रीट स्लम्प इज 20 to 40 mm। पैरापिट वॉल, व्हाट इज द पैरापिट वॉल? समझते हो क्या होता है? पैरापिट वॉल, स्लैब एंड पियर्स। व्हाट डू यू मीन पैरापिट वॉल? कोई आइडिया बताओ, किसी को आइडिया है पैरापिट वॉल के बारे में? नो सर। ओके, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पैरापिट वॉल उसको बोल, जो छत का जो जो रूफ पे चारों साइड से जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो छेकन देते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, तो घेरा देते हैं सर। यस सर। घेरा देते हैं, उसको लोग बोलते हैं पैरापिट वॉल। ठीक है, जो रूफ का राउंड साइड हम लोग जो घेरा देते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ द 3 feet मैक्सिमम एंड मिनिमम 2.5 feet। इससे कम नहीं होगा ना उससे ज्यादा होता है। उससे ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उससे कम होगा तो उससे थोड़ा डेंजरस रहेगा कि स्मॉल बेबीज ड्रॉप डाउन आफ्टर द रूफ्स। ओके, तो फॉर सेफ्टी पर्पस मिनिमम हाइट इज 2.5 feet एंड मैक्सिमम इज 3 feet। ओके, तो दिस इज द कॉल पैरापिट वॉल। ठीक है, हमेशा याद रहेगा ना पैरापिट किसको बोलते हैं? जो छत पे रूफ पे जो घेरा देते हैं, दिस इज द पैरापिट वॉल। एंड स्लैब, यू आर ऑलरेडी नोन। स्लैब क्या होता है? जो छत का जो स्लैब, जो कास्टिंग छत को बोलते हैं उसको स्लैब बोलते हैं। ठीक है, जो तुम कास्ट करते हो, सपोज किचन का स्लैब, किचन स्लैब कहाँ पे यूज होता है? किचन में स्लैब कहाँ यूज होता है? सर वॉल में। किचन का स्लैब वॉल में यूज होता है। नो सर, जिसपे वो सब रखते हैं, जिसपे तुम गैस चूल्हा रखते हो। गैस चूल्हा गैस रखते हैं चूल्हा ये खाना सब। वगैरह जिसमें बनाते हैं सर। दूसरा और सर टैप उसको, वाटर भी जिसमें बेसिन रहता है सर। हाँ जहाँ बेसिन रहता है, गुड, उसको बोलते हैं हम लोग स्लैब। किचन का स्लैब हुआ, रूफ का स्लैब। ओके, इस टाइप का जो लोग वर्क होता है उसको हम लोग स्लैब बोलते हैं। छत को होता है उसको सर हम स्लैब। लोग छज्जे को भी स्लैब बोल सकते हैं ना? क्या? जो छज्जे जो हम लोग निकालते हैं रूम के अंदर में, उसको भी तो स्लैब बोल सकते हैं। छज्जा को स्लैब नहीं बोल, छज्जा को भी प्रोजेक्शन। अच्छा, छज्जा नॉट काउंटिंग स्लैब। जिसको जो वर्ड जिसको लिए यूज हुआ है वो उसके लिए परफेक्ट है। स्लैब सबको नहीं बोल सकते हो। देखो, वो छज्जा कहाँ पे निकलता है? दिस इज द विल हेल्प ऑफ द लिंटेल, लिंटेल बीम। छज्जा तुम ऐसे निकाल सकते हो बिना सपोर्ट का? वो क्या हो तो कैंटिलीवर बीम हो जाता है ना, वन साइड फिक्स रहता है और बाकी हैंग रहता है, यही रहता है ना। ये तो फिक्स रहता है कि नहीं? छज्जा हम लोग कहाँ पे निकालते हैं? सर वो लिल्टेन जो करते हैं सर, उसी से हम लोग निकालते हैं सर। हाँ, लिंटेल कितना देते हैं हम लोग? सपोज तुमको एक रूम बनाना है, रूम में तुम कहाँ शुरू स्टार्ट करोगे? स्टार्ट फ्रॉम दिस आइटम्स,
बोलो, तब तुम लोग क्लियरली समझ में आएगा। इट इज अ फाउंडेशन, ठीक है, एक रूम बनाना है, ठीक है, ये फाउंडेशन हुआ तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा कॉलम हो गया, दिस इज हाइट ऑफ कॉलम, ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये तुम्हारा जीएल हो गया, ये तुम्हारा जीएल मतलब ग्राउंड लेवल, समझते हो ना, जीएल ग्राउंड लेवल, मतलब इसके नीचे तुम्हारा फाउंडेशन है ना, जमीन के अंदर, सही है ना। यस सर। और इसी पे एक बीम रहता है, इसको कौन सा बीम बोलते हैं, तुम लोग को क्लास में बताए थे, शायद तुम लोग को नहीं बताया था, तो नहीं, इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। कोई बोलता है ना कि प्लिंथ, प्लिंथ ढलाई करना है, प्लिंथ बीम। प्लिंथ किसको बोलते हैं, जो स्टार्ट ऑफ द ब्रिक वर्क, यहाँ से तुम्हारा घर का मेन ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है, इसके बिना बीम नहीं होगा तो ब्रिक वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल पे एक बीम होता है और बीम कास्ट करते हैं, इसको लोग बोलते हैं प्लिंथ बीम। ओके, दे नाउ स्टार्ट द वर्क। यहाँ से हम लोग का 7 फीट अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर तुम्हारा लिंटेल होगा, ठीक है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा होगा यहाँ तक 7 फीट, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लिंटेल बीम। ठीक है, तो लिंटेल हो गया, फिर इसके बाद कितना जाएगा ऊपर, उसके बाद तुम्हारा 3 पॉइंट या 3 फीट जितना ले जाना है, हाइट रखना है, तो 3.5 फीट इज द मैक्सिमम, मिनिमम 3 फीट, 2.8 फीट इतना रहता है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा रूफ स्लैब, ये रूफ, घर तैयार हो गया ना। घर तुम्हारा रेडी हो गया, इसी पे जो तुम्हारा ये जो लिंटेल बीम है, लिंटेल, लिंटेल से एक सपोर्ट निकलता है जो तुम्हारा रेनफोर्समेंट निकालते हैं बाहर ऐसे, उसके साथ तो वहां पे तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोजेक्शन छज्जा, जो हम लोग घर में निकालते हैं, बाहर में निकालना है तो विंडोज को, जो पानी हमारा खिड़की के अंदर नहीं, रूम के अंदर नहीं है, तो वहां पे जो निकालते हैं खिड़की पे, विंडोज पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ द लिंटेल बीम, समझ में आ रहा है। बोलो, कुछ इसमें तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। आ गया सर। आ गया, गुड। तो ये है हमारा तुम्हारा फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, लिंटेल एंड द रूफ। ओके, तो दिस इज अ पैरापीट वॉल स्लैब। पियर्स किसको बोलते हैं, पियर्स, नदी में पुल बनते देखे हो, रिवर्स में। यस सर। खंबा सर जो डालते हैं। हाँ, दिस इज द पियर। खंबा। हम्म, तो दिस इज द पियर, उसको जो तुम्हारा सपोर्ट रहता है स्लैब का, उसको बोलते हैं पियर बोलते हैं। वेट 1 मिनट।
ओके, तो दिस इज द पियर यूज्ड इन द रिवर्स ब्रिज जो बनता है रिवर्स में, वो तुम्हारा किस शेप में रहता है, तुमने देखे उसका शेप? इतना ऐसा रहता है ना, यही शेप रहता है ना। किस टाइप का रहता है? बोलो। ये ऊपर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और फिर ये ऐसे करके ये तुम्हारा कॉलम हो जाता है। यही रहता है ना, देखे हो तुम लोग? एनीवन? यस सर, देखें सर। इस टाइप का रहता है कि नहीं? यस सर नो बोलोगे तो समझ आएगा हमको भी, कहाँ तुम लोग जानते हो कि नहीं, पियर देखे हो तुम लोग। दिस इज अ पियर, दिस इज अ स्लम्प इज द 40 to 50 mm, इतना स्लम्प रहना चाहिए उसको कास्ट होने के लिए। दिस टाइप ऑफ पैरापीट वॉल स्लैब एंड पियर्स। ओके, कंक्रीट फॉल कैनाल लाइनिंग, कैनाल समझते हो? नहर। हाँ, जो नहर में कनाल यूज होता है ना, जो नहर का पानी को एक कनाल के थ्रू हम लोग अपना खेत में फील्ड में इरिगेशन के लिए पहुंचाते हैं, दिस इज अ कैनाल। नहर को तुम कैनाल बोलोगे? मतलब छोटा सा चीज है। जो नहर से तुम कहीं दूसरे जगह ट्रैवल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका पानी को, ठीक है, तो अपने विलेज एरिया में या तुम अपना जो भी जोन है, तो उसको जो कंक्रीट का जो कैनाल हम लोग लाइनिंग करते हैं, जो कैनाल का किस शेप में करते हैं, ये देखते हो? ऐसे करते हैं ना, ये रहता है ना तुम्हारा, इस शेप में रहता है समथिंग, मुझे भी याद है, ऐसा रहता है ना। So this type of canal lining use the 20 to 80 mm slump. Okay, concrete for the arch or wall of tunnel. Tunnel समझते हो तुम लोग? What is tunnel? अभी जो रोहतांग पास जाने के लिए ना, सुरंग सर। हाँ यस बोलो। सर सुरंग सर। या सुरंग, तो टनल कहाँ देखे हो, कहीं बना हुआ देखे हो तुम लोग? ऐसे तुम जो देखे हैं सर, कहाँ पे? पूना में देखे सर ज्यादातर। ज्यादातर पूना में देखो, ठीक है। और कहाँ देखे हो? सर ट्रेन वगैरह से सफर करते वक्त देखे हैं, टनल से होते हुए गुजरती है ट्रेन, वो वो भाई देखे हैं। अटल टनल बना है जो रोहतांग पास जाने के लिए ना, वो देखे हो? देखे नहीं हो मतलब वीडियो वीडियोज में, जिसका नाम रखा गया अटल टनल, है ना। So this type of tunnel construct, okay. So what slump pure in concrete in 90 to 100 mm slump value. Normal RCC work 80 to 150. Okay. Mass concrete 25 to 50 and concrete to the vibrated 10 to 25. This slump value. Okay. So this type of construction used which type of slump, ये तुम लोग याद रखना, very important. कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कितना स्लम्प होना चाहिए, ठीक है। तो स्लम्प कौन दिस शेप में दिखता है, कोनिकल शेप,
इसका हाइट देखो हैंड 10 सेंटीमीटर 23 है, मतलब 100 200 या 300। ये तुम्हारा टेम्पिंग रोड है जिसको विथ स्केल रहता है, इसमें इसका 60 सेंटीमीटर, तो 600 mm लेंथ होता है, ठीक है, 16 mm का डायमीटर रहता है। तो दिस इज द स्लम्प कोन। ओके, देन नाउ दिस इज द ट्रू स्लम्प, दिस शेप you see. Okay, this is after the slump cone test, concrete fall in this condition, the true slump. This is type of shear slump, and it is the collapse. Okay, cohesive, intermediate cohesion, and non-cohesive. Okay, this is the slump cone test. Then now second one is the compaction factor. I discussed already in previous class. This is the theory, it is the compaction factor test. The test is more accurate and sensitive than slump test and is suitable to be used for the concrete having medium to low workability. जिसका medium to low workability है for the use the compaction factor test. Okay. So this is the compaction factor value in slump. Slump minute 25. जिसका slump value 25, 50, 25, 100, 150. Okay. अगर slump value उसका जिसका 25 mm है, उसका तुम्हारा compaction factor कितना रहना चाहिए? 0.8. अगर तुम्हारा वैल्यू इतना आता है तो दिस इज गुड। अगर 50 है तो 0.85, 75 है तो 0.9, 100 स्लम्प है तो 0.92 होना चाहिए। अगर 150 तुम्हारा स्लम्प है, इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कितना होना चाहिए? 0.95। ओके, द डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी लो, मीडियम एंड हाई। लो इज द 0.85, मीडियम 0.92 एंड हाई इज द 0.95। So this is the compaction factor test. Clear? And then this is the equipments of compaction factor. This shape you see, lab में इस टाइप का दिखेगा तुमको, ठीक है? This is a hopper, first, second and third one is a cylinder. This is the trap door. बोथ का शो कर दिया जो यहाँ पे रहता है। This is the trap door. Okay. So compaction factor equal to mass of partially compacted concrete upon mass of fully compacted concrete. ने डिस्कस किया था तुम लोग को, जो डायरेक्टली फॉल करेगा, this is the mass of partial and fully compacted. The MPC of FCV, this is the getting the value. Okay, तुम इसको डिवाइड कर दोगे, वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। Then BB consistometer test. This is the VB test. Okay, the VB test is suitable for the concrete low to very low workability and is not being used even the concrete being slump value more than 50 mm. ठीक है, जिसका slump hard होगा उसके लिए हम लोग VB टेस्ट करते हैं। क्लास में बताया है ना, जिसका ज्यादा होगा उसके लिए यूज नहीं होता, जिसका बहुत कम रहता है 50 to 50 से कम, जिसका स्लम्प वैल्यू 50 से कम रहेगा, यूज द VB टेस्ट। ओके, देखो VB टेस्ट इन द इक्विपमेंट, दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट, दिस इज द वाइब्रेटर टेबल। ओके, दिस इज द स्टील मोल्ड। ओके, इसी में हम लोग इसका क्या करते हैं, दिस पुट द कंक्रीट एंड देन दिस इज द डिस्क and then after the writing on this gap is the workability of concrete. That is the VB test. And last fourth one is the flow table test. ये भी तुम लोग को हम बताए थे, इस टाइप का दिखता है, बताए नहीं थे एक्चुअली ये भी होता है find the workability. This is a flow table test. It is lab test which is suitable for the concrete having very high to very high workability. इसका वर्कबिलिटी ज्यादा हाई रहेगा, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं फ्लो टेबल, क्योंकि अगर ज्यादा हाई रहेगा वर्क तो सब पानी की तरफ बह जाता है, मतलब ज्यादा उसमें पानी है, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्लो टेबल टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज हाउ टू फाइंड इसका रिजल्ट,
The average dia of a spread is centimeter minus 25 upon 25 into 100. You getting the flow. How much getting the value. ठीक है, तो फ्लो टेबल पे भी हम लोग स्लम्प कोण को पुट करेंगे, देन यू गेट द वैल्यू। ठीक है, इसका भी तुम लोग लैब में हम लोग का एक इक्विपमेंट है, उसको तुम लोग देख सकते हो आके। ठीक है, देन कैली बॉल टेस्ट। कोई डाउट है, किसी को पूछना है? Kelly ball test is simply filled as a measurement of identification made 15 diameter metal, MES weighting 13.6 kg when freely placed of fresh concrete on fresh concrete. Okay, the test is not covered in Indian standard. Okay, the advantage the test that is to be preferred on the concrete placed at site or in lab faster than slump test. This is a Kenley-Blore test. This is a K-slump test. It can be used to measure slump directly in 1 minute after the insertion of tester into fresh concrete to the level of floater disc. Okay, the tester also can be used to measure the relative quality of the concrete. This is the getting this type of concrete value, degree of workability, consistency, slump, compaction factor, BV test and uses. Okay, extremely low, which type consistency? Moisture earth, slump value 0, compaction factor 0.65 to 0.7 is the less than 20 BV degree. Recently, this is the precast flowing slab. And very low, this is a very dry 0 to 25 slump. अगर जहां वेरी लो रहेगा तो थोड़ा ड्राई रहेगा, सूखा सूखा ज्यादा रहेगा। जैसे 0 to 25 सर मीटर में है या सर मीटर में है या मिलीमीटर में सर? mm गलत लिखा हुआ है, mm है इसमें, स्लम्प इज द mm। ठीक है, दिस इज द वेरी लो। सर ये कम्युलेटिव फैक्टर है सर, ये स्लम्प के बाद नहीं, कॉम्पैक्शन फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर उसके बाद सर वीवी वो सर सेकंड में है। हाँ, डिग्री इन सेकंड, यस वीवी टेस्ट। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ यूज करना है? तो दिस इज द मॉइस्चर अर्थ वेरी ड्राई, वेरी लो रहेगा तो वेरी ड्राई, लो है तो ड्राई। ओके, मीडियम प्लास्टिक एंड हायर इज सेमी फ्लूइड। ओके, so this is the slump value, this is the compaction factor value. Okay, then is the BV value and the uses कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो this is the concrete of, and then now segregation and bleeding of concrete. This is the defect of concrete. What is the segregation, what is the bleeding of concrete? चलिए तुम लोगों को पहले बता भी चुके हैं। तो segregation can define as a separation of constituent material of concrete. This is separation of material of concrete. When the big particles is one sided and small particles is one sided, this is called segregation. Okay, the good concrete that in which all the integrated are properly mixed distribution and from homogeneous mixture. The segregation may be with the flowing types. This is a coarse segregate separation or silt down from the test of the matrix. मतलब कि सेपरेशन में क्या हो गया कि जो बड़ा पार्टिकल है वो एक साइड हो जाता है। ठीक है, ये सब तरह उसका ब्लीडिंग इन टर्म ऑफ रिफर्ड एज ए वाटर गेन। जहां पे वाटर ज्यादा होगा तो दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। अगर वाटर मतलब सपोज कंक्रीट में वाटर गेन ज्यादा हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। After casting, you seen
on the slab या surface, upper surface, the water gain in more quantity on above the surface. So this is called bleeding. उसका ज्यादा दिया हुआ तुम लोग को भेज दिए हैं, उसमें लैब देख लेना तुम लोग अपना, इसको थ्योरी पार्ट है बहुत ज्यादा. ब्लीडिंग वाटर क्वांटिटी, this is the total quantity of bleeding water upon total quantity of concrete water in sample into 100. So you find the bleeding water quantity. This is the setting time of concrete. कितना टाइम सेटिंग टाइम कंक्रीट का कितना है? है 30 मिनट सर. हाँ 30 मिनट. हाँ 30 मिनट है क्या? 30 मिनट. तो this is the setting time of concrete, different from setting time of cement. Setting time of concrete does not coincide with the setting time of cement with which concrete is made. It is found by the pentometer test as following. पेंट्रीमीटर पेंट्रेशन टेस्ट, इसका हम टेस्ट करते हैं. इसका जो तुम्हारे लैब में बता देंगे. स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, it is the ability of concrete to resist gradually loading or rupture. Strength of concrete depends on the following factors. This is the cube test. I already discussed in previous class cube test. ठीक है. And the actually strength of concrete depends on water cement ratio also. अगर वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा नहीं रहेगा तो स्ट्रेंथ उसका अच्छा रहेगा. सपोज तुम सीमेंट में ज्यादा पानी मिला दो कंक्रीट में तो उसका क्या होगा? स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा. जो इसका प्रोपोर्शन है मिलाने का वो तो मिलाना है, बट अगर तुम उसको एक्स्ट्रा वाटर डाल देते हो तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है? लॉस हो जाता है. ठीक है. तो दिस इज द वाटर डिपेंड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो. शेप ऑफ एग्रीगेट क्या हो जाए? टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट. व्हाट डू यू मीन बाय शेप ऑफ एग्रीगेट एंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट? टेक्सचर क्या है? टेक्सचर हम लोग क्यों करते हैं? टेक्सचर तुमने देखे हो कहीं? कोई बताओ. टेक्सचर हम लोग क्यों करते हैं? सर उसका रफनेस या स्मूथनेस पता करने के लिए. स्मूथनेस एक्चुअली आजकल क्या हो गया, हम लोग हर अपना जगह पर डिजाइन इंटीरियर टेक्सचर कराते हैं ना. नाम सुने तुम लोग? चाहे किसी घर में देखे वो बने हुआ टेक्सचर. टेक्सचर में जो यूज अगर जो टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट दिखा है, रफ टेक्सचर इन एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट पे एक स्मूथ होता है,
एक होता है उसपे कि टेक्सचर जिगजैग टाइप का उसमें मार्क रहता है ना। तो दोनों का डिफरेंस वो- क्या? सर एक नया टाइप का भी जो मतलब वॉल का दीवार का आया हुआ है सर, जो मतलब कटिंग किया हुआ रहता है स्क्रैचेस टाइप में, वो वाला हाँ बोल रहे हैं क्या? हाँ, वही बोल रहे हैं, उसको लोग टेक्सचर बोलते हैं, वो हम लोग वॉल में कराते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज पर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, आजकल लोग स्मूथ चीज को छोड़कर अब जितना रफ चीज को यूज करना चाह रहे हैं, है ना? एकदम सही बात है सर। एकदम बैकग्राउंड रफ होना चाहिए एकदम। देखो पैंट पहनना, पहले लोग पैंट पहनते जीन्स जो, अब देखो रफ जितना फटा रहेगा उतना अच्छा लगेगा क्या? सर रफ में तो हम लोग का पढ़ाई भी हो गया सर, पहले ऑफलाइन था, ऑनलाइन हो गया। हाँ, एक जिस लाइक ऑफ रफ हो गया, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जीरो हो गया है। टीचर बोलते जा रहा है, स्टूडेंट कोई एक दो रिप्लाई करता है, यस सर, कोई समझा, हम तो जानते भी नहीं कोई समझा कि नहीं समझा। तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड आता है जहाँ पे कि हम तुम लोग इसलिए बताते हैं कि जो तुम लोग नहीं देखे हो, जानने के नहीं देखे हो। तो टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स, जो एग्रीगेट्स तुम लोग देखो, तो गिट्टी कभी देखना उठा के हाथ में, तो उसमें देखना कोई गिट्टी एकदम स्मूथ रहता है उसका जो फ्रंट फेस बैक फेस जो भी रहेगा, और किसी गिट्टी का रहता है जो कि एकदम रफ रहता है, मतलब जिगजैग टाइप का उसमें। तो वो गिट्टी बेटर है या स्मूथ वाला? सर जिग जैग वाला सर। एक वाला सर, क्यों? तो पकड़ेगा बढ़िया सर। या बाइंडिंग, प्रॉपर बाइंडिंग, क्योंकि जहाँ जिगजैग जहाँ पे स्मूथ रहेगा वो स्मूथ रहेगा, तो प्रॉपरली उसका जो बाइंडिंग होगा नहीं हो पाएगा। जैसे जो जहाँ जिगजैग रहेगा वो तो प्रॉपर बाइंड होगा। तो इसलिए हम लोग जब भी एग्रीगेट यूज करो इन कंस्ट्रक्शन में, दिस द टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स इज बेटर। इसमें देखो लिखा हुआ भी है, रफ टेक्सचर एग्रीगेट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, एज ए बेटर इज द इंटर पार्टिकल्स लॉकिंग, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो उससे क्या होता है कि उसका जो स्ट्रेंथ, जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज स्मूथ पे फिसलता है, उस पर क्या होगा, प्रॉपर बाइंडिंग होगा। इसलिए कभी भी जो जब जब तुम कंस्ट्रक्शन में काम करो, यू प्रीफर द एनी टाइप, एनी कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी पर्सन्स, यू सजेस्ट कि यू ऑर्डर द एग्रीगेट्स इन rough aggregates. Texture is the rough, not texture the smooth. Okay. और बताओ कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? तो जो टेक्सचर होता है हम लोग अपना बैकग्राउंड डाइनिंग हॉल में यूज करते हैं, बेडरूम में जो जो बैक रहता है बेड का, जो बैक साइड उस वहां पे यूज करते हैं। उससे क्या होता है, योर इंटीरियर इज द वेरी गुड। पहले क्या होता था कि इंटीरियर हम लोग अंदर का रूम एकदम अच्छा रहना चाहिए, एकदम चिकना रहना चाहिए, एकदम स्मूथ रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है। बट अब एक वॉल को स्मूथ कर दो, एक वॉल को रफ कर दो, उससे क्या होगा, लुक रूम का एकदम सुंदर हो जाता है। यही है ना? तो सर वो जो टेक्सचर बनता है सर किस मटेरियल से सर, जैसे कि पीओपी से स्मूथ बनता है। करने के लिए हम लोग पुट्टी वगैरह? हाँ पीओपी, पुट्टी से प्लास्टर ऑफ पेरिस पुट्टी, वॉल पुट्टी यूज सर करते हम हैं। अब बगल में सर एक जगह हो रहा था सर, हम देखे थे मगर वो पुट्टी यूज नहीं कर रहे थे सर, कुछ और मटेरियल था। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पुट्टी और पीओपी अलग अलग होता है। ठीक है, तुम का पता कर लोगे कि पीओपी यूज कर रहा है कि पुट्टी यूज कर रहा है। ये दोनों सीमेंट ही है, बस वर्क डिफरेंट डिफरेंट है। पीओपी का क्या होता है कि थोड़ा सा उसका जो बॉन्डिंग होता है, तुम किसी में मोटा उसका थिकनेस देते हो मोटा, बट पीओ इसका क्या है, पुट्टी में क्या है कि वो तुम वॉल पे स्मूथनेस के लिए यूज करते हैं। दोनों सीमेंट सेम ही पहाड़ी रहता है। पड़ने से सर ये
टेरेस खराब भी हो जाता है सर। हाँ, तो कोई भी चीज हो, सीमेंट कोई मटेरियल होगा, वो अगर जहां भी उसमें आएगा उस शेप में तो खराब हो जाएगा। जैसे ही वो आएगा टच में वाटर का, और सर हाथ पैर जैसे फ्रैक्चर होता है तो उसमें तो पीओपी ना यूज करते हैं हाँ सर। उसमें पीओपी यूज करते हैं। तो बोलो पीओपी क्यों यूज किया जाता है? कि उसको देखो, पीओपी यूज करने का पर्पस है कि कितना भी उस पे तुम उस पे तुम्हारा कोई भी चीज टकराएगा, तुम उसको कितना भी कुछ करोगे टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर शेप ले, जिस शेप में करोगे उस शेप ले लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपना सीलिंग में जो डिजाइन बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? पीओपी से बनाते हैं। क्यों ना हम लोग पुट्टी से ही बना देते हैं? क्योंकि पुट्टी उस शेप में नहीं ले पाता है। सर वो कॉर्नर सर क्या? कॉर्नर हो गया, चाहे और जो तो